आपके नजरिए से रियल मोटिवेशन क्या है? कि भगवान राम के सबसे करीब कौन? हनुमान जी। कृष्ण जी के सबसे करीब कौन? अर्जुन। एक को उड़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी, तो एक को लड़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत। मोटिवेशन के साथ सबसे जो मुश्किल काम है वो है एक्शन। तो मैं एक थ्योरी इस पे मैंने बनाई जिसको मैंने नाम दिया ट्रिपल एम। एम एम। पहला एम क्या है? मोटिवेशन। दूसरा एम है माइंड और तीसरा एम है मसल। धरती पर सबसे बड़ा जो शब्द है जो हमने चूक गए, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द जो मैं मानता हूं सक्सेस के लिए, वो है आपको लगता है कि हर किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है? हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। जब आप इतने मेहनती हो कि आप बंजर जमीन में भी फसल पैदा कर सकते हो, तो आप इतने समझदार क्यों नहीं हो जाते कि जमीन उपजाऊ ढूंढ ले? जो जो चीजें इस पृथ्वी पर किसी भी इंसान ने प्रैक्टिस से सीखी है वो कभी रिवर्स नहीं होती। हम लोगों की प्रॉब्लम ये है, हमने मोटिवेशन की प्रैक्टिस नहीं करी, हमने मोटिवेशन को याद किया हुआ है। अर्जुन के कितने गुरु थे? एक। चंद्रगुप्त के कितने गुरु थे? एक। सचिन तेंदुलकर के? एक। आप धरती पर जितने भी कामयाब लोग मिलेंगे, एक गुरु जरूर मिलेगा। बिना गुरु के जिंदगी में कोई कामयाब हो नहीं सकता। भटक भटक कर ही सही मंजिल तो मिल ही जाएगी, और गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो घर से नहीं निकला, असली भटका हुआ तो वो है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। अगर आप एक धमाकेदार और मोटिवेशनल पॉडकास्ट की तलाश में हैं तो यकीन मानिए आज मैं आपको निराश नहीं करूंगी। आज का पॉडकास्ट बहुत ही बेहतरीन है, जहां पे आप खुद से बात करेंगे और आप समझ पाएंगे कि एक मोटिवेशन से आप अपनी लाइफ में कितने चेंजेस ला सकते हैं, लाइफ में एक्शन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा अचीवेबल और सक्सेसफुल बना सकते हैं। आप इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखेंगे अगर आपने इस पॉडकास्ट को शुरू किया है देखना तो, बिकॉज उनकी एनर्जी ही ऐसी है और उनकी बातचीत ही ऐसी है जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है, और कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट मिस्टर अमर चौधरी जी का, जो कि एक लाइफ कोच है और मोटिवेशनल स्पीकर है। ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। अमर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोच मैटर्स पर। बहुत बहुत आभार पूनम मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। बहुत बहुत जी धन्यवाद, आप आए। जी। और आपका कोचिंग की अगर मैं बात करूं या फिर मैं कोचेस की बात करूं और मोटिवेशन की बात करूं, तो आज के टाइम पे ना मोटिवेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आपके नज़रिए से रियल मोटिवेशन क्या है? देखिए, आपने एक बड़ा कमाल का सवाल पूछ लिया कि रियल मोटिवेशन क्या है। जी। मैं यहाँ दो चीजें कहता हूँ मैम एक्चुअली। एक तो आपने तो बल्कि स्टार्ट ये किया कि मोटिवेशन बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत जरूरत है। जी। नहीं तो अमूमन मोटिवेशन के बारे में जो धारणा है वो ये कही जाती है कि यार मोटिवेशन की क्या जरूरत है, मोटिवेशन तो टेम्परेरी होता है, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। जी। तो सबसे पहले तो जब ऐसा कोई मुझसे बोलता है तो पूनम मैम मैं उनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनसे कहता हूँ मैंने कहा मेरे मित्र बहुत बहुत आपका आभार है। ईश्वर की कृपा है कि तुम रामायण के समय में पैदा नहीं हुए या तुम महाभारत के समय में पैदा नहीं हुए। वो बोलते हैं मतलब मैंने यार अगर तुम रामायण के समय में पैदा हो जाते और जब जामवंत हनुमान जी को उड़ने के लिए मोटिवेट कर रहे थे तो तुम तो जाके डायलॉग मार देते जामवंत जी से कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, जिसको उड़ना होगा अपने आप उड़ लेगा। और मैंने कहा तुम महाभारत में पैदा हो जाते, महाभारत काल में, तो फिर तो जब स्वयं मतलब त्रिकालदर्शी 16 कलाओं के ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन जी को मोटिवेट कर रहे थे तो इंसान की तो फितरत है। तो मैंने कहा तुम तो भगवान के ही काम में टांग जा अड़ा दे कि यार भगवान जी कुछ नहीं होता मोटिवेशन से, जिसको लड़ना होगा वो खुद लड़ लेगा। मेरा ये कहना है पूनम मैम कि भगवान राम के सबसे करीब कौन? सबसे बड़े भक्त कौन? अनन्य हनुमान जी। हनुमान जी। कृष्ण जी के सबसे करीब कौन? अर्जुन। अर्जुन। एक को उड़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी, एक को लड़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ी। और उससे भी बड़ी बात ये है, दोनों भगवानों ने ये नहीं कहा कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। ना श्री राम जी ने जामवंत से जाकर कहा कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, उड़ लेगा अपने आप। ना भगवान श्री, उन्होंने तो खुद ही मोटिवेट किया है। तो सबसे पहली बात तो है कि मोटिवेशन से बहुत कुछ होता है।
अब गड़बड़ क्या है बस, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमने मोटिवेशन से उम्मीदें गलत पाल ली, हमने मोटिवेशन से एक्सपेक्टेशन ही कुछ अलग कर ली। मैं ये कहता हूं, मैं मोटिवेशन जो है वो गाड़ी की चाबी की तरह है, की की तरह है। आप मुझे बताइए पूनम मैम, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? की को, चाबी को घुमाना पड़ता है। यस। मेरा अगला सवाल, एक बार गाड़ी के स्टार्ट होने के बाद चाबी का रोल क्या है गाड़ी के चलने का? गाड़ी चाबी से चलती है पेट्रोल से? पेट्रोल से। पहियों पे चलती है, पेट्रोल से चलती है, तो चाबी का तो कोई रोल नहीं है। तो फिर एक काम करूं क्या, चाबी निकाल के फेंक दूं? चल जाएगी क्या? मैं ये कहता हूं कि भाई मोटिवेशन चाबी की तरह है, ये आपको स्टार्ट करने के लिए है। फिर आप पेट्रोल के दम पे चलिए ना, पेट्रोल मतलब अपने पैशन के दम पे चलिए, अपनी मेहनत के दम पे चलिए, अपने टैलेंट के दम पे चलिए, अपनी हार्ड वर्क के दम पे। या बार बार पलट के चाबी से ही कहते रहोगे भाई गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पर तू ही चला के देगा गाड़ी को, कैसे चला के देगी वो? तो मोटिवेशन इट्स जस्ट टू गेट स्टार्टेड। मोटिवेशन का काम है आपको घर से निकालना, मोटिवेशन का काम है आपको स्टार्ट दिलाना, उसके बाद आप मेहनत करिए, जुनून के साथ काम करिए, पैशन के साथ काम करिए। तो रियल मोटिवेशन ये है मैम कि जब आप मोटिवेशन के दम पे शुरुआत कर दें और फिर उस मोटिवेशन को मेहनत का बैकअप दें, पॉजिटिविटी का बैकअप दें, जुनून का बैकअप दें और हिम्मत का बैकअप दें, फिर वो वाला मोटिवेशन आपका काम करता है। दिस इज माय थ्योरी। करेक्ट, बहुत अच्छी बात बोली आपने। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था। जी जी। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा जवाब तो मिला है उसका जी। कि आपको लगता है कि हर किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है? हर किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, अगर आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे मैं कहूंगा यस। और मेरा अगला क्वेश्चन है इस पर। जी। मुझसे बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि सर जो टैलेंट है, जो लीडरशिप है या कोई भी ऐसी क्वालिटी है जी। वो मतलब गॉड गिफ्ट होती है, वो इनबॉर्न होती है, या उसको अचीव किया जा सकता है? जी। मैं ये कहता हूँ इसमें पूनम मैम, ये जो बाल है, ये जो टैलेंट है ना, ये बालों की तरह है। ये जो टैलेंट है मेरे दांतों की तरह है, ये जो लीडरशिप है ये मेरे दांतों की तरह है। जी। मेरा सवाल, दांत हमें किसने दिए? दांत हमें किसने दिए? अच्छा, ये तो इनबॉर्न तो है, नेचुरल। ये हाँ। तो नेचुरल है, भगवान ने दिए। यस। भाई देन किसकी है? भगवान की, मतलब नेचुरल है, ये मान लो। हाँ, नेचुरल प्रोसेस है। आप इन्हीं दांतों को 4 दिन ब्रश मत करिए, कोई बैठा लेगा पास में? बिल्कुल नहीं। बाल हमें किसने दिए? भगवान ने। आप इन बालों के शैम्पू मत करिए, जुए हो जाएंगे, कोई पास में नहीं बैठाएगा। मैं कहता हूँ बेशक भगवान ने टैलेंट दिया होगा, लीडरशिप बेशक भगवान ने दी होगी, लीडरशिप होती तो इनबॉर्न है, और इसको सजाना, संवारना, ब्रश करना, बाल निकालना, शेविंग करना, ये तो इंसान का काम है। अब ये थोड़ी है कि भगवान ने दे दी अब इसको पड़ी रहने दो भाई, ये तो काम करती रहेगी। करेक्ट। मैं ये कहता हूँ कि लीडरशिप बाय डिफॉल्ट होती है, और उस पर काम करना। एक बड़ी वन ऑफ माय फेवरेट कोटेशन है, मैंने कहीं पढ़ी थी कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। मेहनत हमेशा उस टैलेंट को हरा देगी जो टैलेंट मेहनत ना करता हो। तो आपके अंदर लीडरशिप भी हो सकती है, आपके अंदर टैलेंट भी हो सकता है, आपके अंदर कोई भी स्किल्स हो सकती है, पर उसको पानी देना, उसको खाद देना, उसको धूप देना और उसको पौधे से पेड़ बनाना, ये इंसान का काम है, ये हमारा काम है। तो लीडरशिप अगर है भी बाय डिफॉल्ट, इनबॉर्न लीडरशिप है भी, तो उसको डेवलप करने का काम हम लोगों का होता है, इंसान का होता है, उस व्यक्ति का होता है जिस पर वो है। बहुत खूब। जब अभी आपने एग्जाम्पल दिया था, अर्जुन जी का एग्जाम्पल दिया, भगवान हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया, तो मुझे यही समझ में आया था कि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी तो थी, बट मोटिवेट करके उसको जगाया गया। आप इसको ऐसे समझिएगा, पहले स्टीम से रेलगाड़ियां चला करती थी। जी। अब मेरा एक सवाल सुनिएगा, वो भाप पैदा किससे होती है? जब पानी को क्या किया जाता है, बहुत गर्म किया जाता है। तो वो जब पानी बहुत ज्यादा गर्म होता है तो वो स्टीम में बदलता है, और स्टीम किस में बदलती है? एनर्जी में। एनर्जी किस में बदलता है? फ्यूल में। वो ताकत से गाड़ी चला देती है। मेरा पॉइंट सुनिएगा, एक गाड़ी में 1 लाख लीटर पानी भरा हुआ है, अब बताइए ये उस गाड़ी के लिए बोझ है या फ्यूल है? फ्यूल है। क्यों? पानी ठंडा है। अब क्या है? तो सवाल पानी नहीं है, सवाल है उस पानी में उबाल है या नहीं है। यस। सवाल है कि वो पानी गर्म है, भाप बना रहा है, या ठंडा। अगर वो पानी ठंडा है तो सेम पानी अब बोझ है उस गाड़ी के लिए, वजन बढ़ा रहा है गाड़ी का, फायदा कुछ नहीं कर रहा। और सेम पानी अगर गर्म हो जाए, उबल जाए, भाप में बदल जाए,
तो अब ये एनर्जी बन जाए। तो सेम टैलेंट हमारा बोझ भी बन सकता है, सेम स्किल्स हमारी बोझ भी बन सकती हैं। अगर हम उनको पॉलिश ना करें, अगर हम उनको डेवलप ना करें, हम उन पर काम ना करें, तो अब वो हमारी ताकत नहीं बची, अब वो हमारी क्या बन चुकी है, कमजोरी बन चुकी है। और मुझे अफसोस इस बात का, दिल पे हाथ रख के कहूँ तो 60% लोग अपनी ताकत को अपनी कमजोरी बना लेते हैं, उस पर काम ना करके, उस टैलेंट पर, उस लीडरशिप पर वर्क ना कर सके। मैं इसका एक रीजन बताता हूँ ना आपको। मैंने एक डिग्री कर ली, इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली और ग्रेजुएशन कर ली, मैंने कोई भी डिग्री कर ली। कायदे से डिग्री मेरी क्या होनी थी, ताकत। अब कोई मुझसे मेरा रिश्तेदार सलाह देता है कि हमारा रैपिडो चला ले या ऑटो चला ले, मैं इस बात को क्रॉस क्या कह के करूंगा, क्या कह के मना करूंगा कि मेरे पास तो डिग्री है। बात कर रहे हो यार, मैं तो इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग कैसी बात कर रहे हो यार, मैं ग्रेजुएट हो गई, मतलब मैं ऑटो चलाऊंगा, मैं रिक्शा चलाऊंगा। इसका मतलब अगर मैं ग्रेजुएट ना होता तो मुझे रिक्शा चलाने में कोई दिक्कत थी क्या? अगर मैं इंजीनियर ना होता तो मुझे रैपिडो चलाने में कोई दिक्कत थी क्या? मैं जो यहाँ पॉइंट स्टेट करना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि कई बार हमारा कुछ हायर अचीव कर लेना हमें काम करने से रोक लेता है। इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, इसको एक टॉपिक को सेकंड गियर में डालता हूँ मैं। जी बिल्कुल। मैंने अपने जीवन में एक चीज सीखी पूनम मैम, कि कोई भी काम करने के लिए नॉलेज चाहिए। और मेरा अपना एक अलग सा अजीबोगरीब ऑब्जर्वेशन है, मे बी आई मे बी रॉन्ग, मे बी कि ऐसा नहीं है कि सब मुझसे एग्री कर जाएं, पर फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि काम करने के लिए नॉलेज आपको काम करवाने के लिए क्या करती है, इंस्पायर करती है। ज्यादा नॉलेज आपको काम करने से रोकती है। करेक्ट। इस पॉडकास्ट में आप कैसे आए हैं, बाई कार आप आए हैं। कार चलानी आती है आपको? नहीं, ड्राइवर है, ड्राइवर को लेके आए हैं आप। आपको मालूम है अगर मैं आपको कार चलाने के सारे नियम बता दूं, कार चलाने के सारे कानून बता दूं, आप गाड़ी घर से नहीं निकाल पाएंगे। कार की नॉलेज आपको कार चलाने के लिए मोटिवेट करती है, पर जब आप उसके बारे में बहुत ज्यादा जान जाएंगे तो आपको पता चलता है कि टायर के प्रेशर का भी चालान होता है अगर गड़बड़ हो गई तो। फिर आप कहेंगे भाई इससे अच्छा तो मैं तो मैं नहीं जा रहा इससे। जब आप किसी चीज की ओवर कर लेते, अति, इसलिए कहा गया अति सर्वत्र वर्जते। मेरा पॉइंट ये है कि हो सकता है वो आपकी स्किल्स, वो आपका टैलेंट बजाय आपको काम करवाने के लिए, बजाय काम शुरू करने की बजाय काम रोकने के लिए प्रेरित कर दे। अरे यार क्या हम इतने टैलेंटेड, हम इतने स्किल्ड हैं, हम ये काम करेंगे क्या? इसका मतलब आप वो, अच्छा अगर आप इतने टैलेंटेड, मैं कॉलेज में था, आई स्टिल रिमेम्बर, हम स्पोकन इंग्लिश सीखने जाया करते थे। एक बच्चे ने एक सवाल पूछा, मुझे नहीं पता कितना कोई एग्री करेगा इस बात पे, लेकिन मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ फिर भी। एक बच्चे ने हाथ उठाया और हमारे सर से एक सवाल पूछा कि सर एक लड़का है वो बहुत टैलेंटेड है, उसमें टैलेंट बहुत है, पर उसके पास पैसे नहीं है, तो इससे पहले कि वो कंप्लीट कर पाता, तो वो ये पूछना चाहता था वो क्या करे इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता। उसने कहा सर टैलेंट बहुत है पर पैसे नहीं है। पता हमारे सर ने क्या पूछा फिर उसमें, टैलेंट किस चीज का? अगर वो उस टैलेंट से पैसे नहीं कमा पा रहा तो फिर टैलेंट क्यों बोल रहे हो उसको? वो कुछ और होगा, टैलेंट नहीं हो सकता। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मुझ में टैलेंट बहुत है, मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, तो सिंगर हो तो फिर सिंगिंग से पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे? आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं और आप कहेंगे मुझ में टैलेंट बहुत है पर मैं प्लॉट नहीं बेच पा रही, तो ये कौन सा टैलेंट है फिर? मतलब ये वाला कौन सा टैलेंट है जो आपको कन्वर्ट नहीं कर पाता सक्सेस में या कामयाबी में? मेरा पॉइंट ये है कि सवाल लीडरशिप नहीं है, सवाल स्किल्स नहीं है, सवाल ये एक नॉलेज के बारे में कहा जाता है, नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज। तो वो एक्शन में भी कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो जब आप उस लीडरशिप को एक्शन में ले आते हैं, इवन जब आप मेरा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, मैं अपने लिए जो टैग वर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है मोटिव एक्शनल स्पीकर। उसका रीजन भी रहा था, मेरी ये समझ में आया कि अगर मेरे पास केवल मोटिवेशन और एक्शन नहीं है तो मेरा बोझ है। अब वो सेम मोटिवेशन जो मेरी ताकत बन सकता था, सेम मोटिवेशन मेरे लिए क्या बन गई? रुकावट। वेरी फेमस कोटेशन, बहुत फेमस कोटेशन है, मोटिवेट अ फूल व्हाट विल यू गेट? मोटिवेटेड फूल। अगर मैं किसी बेवकूफ को मोटिवेट कर दूं तो बदले में क्या मिलेगा मुझे? मोटिवेटेड बेवकूफ। अब से पहले वो 2 लोगों का नुकसान कर रहा था, अब क्योंकि मोटिवेटेड हो चुका है अब 4 का करेगा, इसका कोई फायदा हुआ नहीं है। तो आप अपने टैलेंट पर किस तरह काम करते हैं, महत्वपूर्ण ये है। एक्शन रिक्वायर्ड है, एक्शन रिक्वायर्ड है। और पुनः मैम जिस क्रम में हम बात कर रहे हैं और तमाम आप हमारी ऑडियंस जो सुन रही है, मैं एक नया एंगल देना चाहता हूँ टैलेंट के साथ जी। कुछ चीजों को जो हमारी ताकत बन सकती थी वो हमने कमजोरी कैसे बना ली, एक उदाहरण देता हूँ। बीइंग इनटू मोटिवेशनल ट्रेनिंग, बीइंग इनटू मोटिवेशनल स्पीकिंग,
एक्चुअली हम लोगों अपनी ताकत और नॉलेज को और स्किल्स को कई बार कैसे अपनी ही कमजोरी बना लेते हैं, उदाहरण देके बताता हूँ। मोटिवेशन के नाम पे हम सबको सिखाया गया क्या करें, मोटिवेशन के नाम पे हम सबको सिखाया गया क्यों करें, मोटिवेशन में ये भी सिखाया गया ट्रेनिंग के नाम पे कैसे करें। आपको मालूम है इस धरती पर सबसे बड़ा जो शब्द है जो हमने चूक गए, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द जो मैं मानता हूँ सक्सेस के लिए, वो है पूनम कहाँ। कहाँ करें, उदाहरण देता हूँ फिर आप मुझे कनेक्ट करिएगा। आप रियल एस्टेट से बिलोंग करते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ मैम, 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट की कीमत कितनी है? 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट की कीमत कितनी है? 100 गज का या 1900 स्क्वायर फीट बोलते हैं। हाँ। मैं 1000 स्क्वायर फीट बोलता हूँ, कितनी कीमत? हाँ, 34,000 पर स्क्वायर फीट। 34,000 पर स्क्वायर फीट मेरे गांव में? नहीं और इधर दिल्ली एनसीआर की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, दिल्ली एनसीआर में कर रहे हैं? हाँ। तो मेरे गांव में भी यही रेट होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? वो तो 1000 स्क्वायर फीट तो 1000 स्क्वायर फीट ही रहेगा। गुड़गांव में भी सेम रेट होंगे? नहीं। वहाँ क्या हो जाएंगे? वो डिपेंड करता है ना सर, लोकेशन के हिसाब से। अच्छा, मतलब ये आप ये चाह रहे हैं कि अगर वो 1000 स्क्वायर फीट मेरे गांव में है तो 5-7-10 लाख रुपए का है, और अगर वो गाजियाबाद में, नोएडा में, दिल्ली में है तो वो 2-3 करोड़ रुपए का है, और अगर वो मुंबई में, नवी मुंबई में है तो 4-5 करोड़ रुपए का है। करेक्ट। तो क्या उसका साइज बदल रहा है मैम? नहीं। अच्छा, रेट बदल रहा है। रेट क्यों बदल रहे हैं फिर जब साइज ही नहीं बदल रहा? बिकॉज ऑफ लोकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, ओके। तो मतलब पूनम मैम आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि प्लॉट की कीमत इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि उसका साइज कितना है, केवल इस बात पर डिपेंड नहीं करती, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो प्लॉट कहाँ है। यस। तो पूनम मैम लोगों से बोलता हूँ कि इस प्लॉट की जगह अपना टैलेंट रख लीजिए, इस प्लॉट की जगह अपना मेहनत रख लीजिए। मुझे ये कहानी मत सुनाइए आप मेहनती कितने हैं, मुझे ये मत बताइए आप टैलेंटेड कितने हैं, मुझे बताइए मेहनत करते कहाँ हैं, वैल्यू कहाँ की है, वैल्यू चीज की नहीं है। सेम 100 गज का प्लॉट मेरे गांव में 10 लाख रुपए में मिलेगा, लेकिन सेम 100 गज का प्लॉट नोएडा आते ही वो 1 करोड़ का हो जाएगा, 2 करोड़ का हो जाएगा। सेम उठा के दिल्ली साकेत में चला गया तो 4 करोड़ का है, और सेम उठ के मुंबई चला गया तो 40 करोड़ का है। तो इसका मतलब प्लॉट का साइज तो नहीं बदल रहा। तो मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ कि हमने जो अपने करियर में सबसे बड़ी गलती कर दी, हमने अपनी मेहनत को और अपनी टैलेंट को क्या बना लिया, अपनी रुकावट बजाय ताकत बनाने के लिए क्या बना लिया। मैं एक ट्रेनिंग ले रहा था सेल्स की, राहुल जी, तो मैं एक सेल्स मैनेजर बैठे हुए थे सामने, वो खड़े हुए, वो पुनः मैम बोले सर मैं इतना मेहनती हूँ, मैं इतना मेहनती हूँ, मैं इतना मेहनती हूँ कि मैं बंजर जमीन में भी फसल पैदा कर सकता हूँ। मैंने उनके लिए ताली बजवाई, मैंने कहा यार ग्रेट, कमाल की मेहनत है आपके अंदर। तो फिर मैंने उनसे पलट के एक सवाल पूछा कि मैंने भाई जब आप इतने मेहनती हो कि आप बंजर जमीन में भी फसल पैदा कर सकते हो, तो आप इतने समझदार क्यों नहीं हो जाते कि जमीन उपजाऊ ढूंढ लो? बंजर में कर क्यों रहे हो, मेरे तो क्वेश्चन ये है। करेक्ट। क्योंकि आपको किसी ने टैलेंट दे दिया, तो अब आप उस टैलेंट का दम किसमें भाई एक बात बताइए, हमारे गांव में अब मैं क्या करूं, एक आदमी गड्ढा खोद के जमीन में से 200 स्क्वायर फीट से पानी निकाले और फिर मुझे 1 गिलास पानी दे। अब मैं इसलिए सैल्यूट करूं कि इसने 200 फीट का गड्ढा खोद के मुझे 1 गिलास पानी दे दिया, या मैं इस बात का रोना रहूं कि भाई साहब पास में नल लग रही थी, इसमें से निकाल लेते। तो मैं 200 फीट का गड्ढा, मैं एक अजीब सा एक उदाहरण देता हूँ, मुझे नहीं मालूम ऑनलाइन कौन कितना समझ जाएगा, पर फिर भी मुझे है तो ये चुटकुला पर मुझे बहुत पसंद है। 2 लड़के आपस में बात कर रहे थे, वो एक बोला कि यार मेरे पापा जी इतने लंबे हैं, मेरे पापा इतने लंबे हैं कि वो हाथ उठा के ना चलता पंखा रोक देते हैं। दूसरा बोला यार पापा तो मेरे भी इतने ही लंबे हैं, पर वो ये बेवकूफी के काम नहीं करते। तो यार तुम लंबे हो तो क्या अब इस लंबे होने के टैलेंट को पंखे रोकने में लगा दोगे? तो आपके अंदर टैलेंट है तो बंजर जमीन में फसल पैदा करने लगोगे, उपजाऊ में क्यों नहीं करते? 2 टीचर हैं पूनम मैम, दोनों ईमानदारी से, मेहनत से, शिद्दत से, दम से पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, दोनों 1 नंबर। फिर 1 तारीख को दोनों की तनख्वाह आती है, एक की सैलरी आती है 70,000, एक की आती है 12,000। ऐसा हो सकता है क्या? दोनों सेम पढ़ा रहे हैं, दोनों बढ़िया पढ़ा रहे हैं, दोनों बराबर मेहनत कर रहे हैं, दोनों बराबर टैलेंटेड हैं, दोनों की बराबर क्वालिफिकेशन है, पर ऐसा है क्या? हो सकता है क्या एक की 70,000 आए महीने में और एक की 12,000 आए? मैं बताता हूँ है। वो 70,000 वाला सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, 12,000 वाला एक गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। मुझे ये मत बताइए कि आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे ये मत बताइए आप कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं, भाई मुझे ये बताइए पढ़ाते कहाँ हैं? कि भाई सैलरी तो मुझे स्कूल देगा। जिस दिन हम ये बात समझ गए कि क्या आप नोएडा, दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, एक आदमी गांव में रियल एस्टेट पे काम कर रहा है, दोनों बराबर कमाएंगे क्या? जी। आपके एक फ्लैट का जो इंसेंटिव होगा, जो कमीशन होगा, वो उसके 10 के बराबर बैठने वाला है।
तो आप जब मेहनती हो तो बस मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने आप से ये सवाल जरूर पूछ लेना, वो मेहनत हम कर कहाँ रहे हैं। परफेक्ट। ड्राइवर की सैलरी कितनी होती होगी, कोई आइडिया पूनम मैम? 20 to 24,000 20 से 25,000। मुकेश अंबानी जी के ड्राइवर की सैलरी कितनी है, कोई आइडिया? अप्रॉक्स आई थिंक 1 लाख है। ऐसा सुनते हैं कि 2.5 लाख के करीब है, 2.5 लाख के बराबर है। मेरा बस एक सवाल है, 2.5 लाख रुपए किस बात के मिल रहे हैं मुकेश अंबानी साहब के ड्राइवर को? कभी भी नोटिस करना, उन्हें 2.5 लाख इस बात के मिलते हैं क्योंकि मुकेश अंबानी का ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है वो सड़क से 3 इंच ऊपर चलाता होगा, भाई पहिए नहीं किसी ने देता होगा, इसलिए मिलती है। नहीं। अच्छा ऐसा नहीं है, बिना पेट्रोल के चलाता होगा, फूंक मार के, फूंक फूंक करके। किस बात के 2.5 लाख है? बस इस बात के हैं कि वो ड्राइवर मुकेश अंबानी का है। यस। मैं लोगों से कहता हूँ जब ड्राइवर ही बनना हो तो मुकेश अंबानी का बनिएगा। अब ये मुकेश अंबानी से मेरा मतलब क्या है, जिस भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं ये देखिए कि बेस्ट इंसेंटिव कहाँ है, आपको बेस्ट रिटर्न कहाँ मिलते हैं। आपका टैलेंट पैसा नहीं देता। हमारे गांव में एक नल थी, नल समझते हैं, हैंडपंप। हाँ। हमारे गांव में एक हैंडपंप था, सब बोलते थे, राहुल भाई जानवी जी सब बोलते थे इसमें, इस नल में पानी है, इस नल में पानी है, इस नल में पानी है। एक दिन हमने उस नल को उखाड़ के रेगिस्तान में गाड़ दिया, आज तक तो एक बूंद पानी आया नहीं है। मुझे उस दिन समझ में आया पानी नलों में नहीं होते, पानी जमीन में है। और हम सब इंडिविजुअल नल की तरह हैं मैम। 90% नल सूखी हुई जमीन में गड़े हुए हैं जी। और फिर कहते हैं कि पानी नहीं आता, और बुराई स्टेटमेंट क्या दिया जाता है बाहर, अरे यार ये नली खराब है। नल खराब नहीं है, जमीन में पानी नहीं है। जिस दिन हम इस कहाँ की वैल्यू समझ गए, जिस दिन हम ये समझ गए कि छोटी नल भी उससे ज्यादा पानी दे सकती है बड़ी नल से, बशर्ते कि बड़ी नल रेगिस्तान में गड़ रही है, छोटी नल पानी वाली जगह में गड़ रही है, तो छोटी नल दे देगी पानी। तो अपने आप से पूछिए वेयर आर यू प्लेस्ड। मेरा एक टॉपिक है, इसको मैंने नाम दिया था कि आप नाचते कहाँ हैं। ओके। अब ये नाचते कहाँ हैं, इसी विषय पे मैंने एक टॉपिक बनाया था कि आप नाचते कहाँ हैं। मैं लोगों से अपनी ट्रेनिंग्स में, ऑफलाइन सेशन में, जब मैं सेल्स ट्रेनिंग, बिजनेस ट्रेनिंग लेता हूँ, लीडरशिप पे ट्रेनिंग लेता हूँ, तो मैं पूछता हूँ लोगों से कि भाई ऋतिक रोशन ज्यादा अच्छा डांसर है या मैं? आपके हिसाब से कौन अच्छा डांसर है? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन। ऋतिक भी डांस करे, अमर चौधरी भी डांस करे, क्या लगता है ज्यादा पैसे किसको मिलेंगे? ऋतिक को। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है अमर चौधरी को ज्यादा मिल जाए? नहीं। मैं बताता हूँ ऐसा। जी। ऋतिक रोशन जी ने डांस किया स्लम एरिया में, झुग्गी झोपड़ी वालों के सामने, लोग उनके फैन हो गए, दीवाने हो गए, कमाल का डांस। सबने कहा ऋतिक रोशन को पैसे देंगे, सबने पैसे इकट्ठे करे, 2650 रुपए पैसे इकट्ठे हुए। उन्होंने 2650 मुकेश इसको ऋतिक रोशन जी को दे दिए। अमर चौधरी ने डांस किया मुकेश अंबानी के सामने, बहुत घटिया डांस किया। मुकेश अंबानी ने 1.5 लाख रुपए मुंह पे फेंक के मारे, भाग यहाँ से, आइंदा मत आना। जी। सवाल ये नहीं आप ऋतिक रोशन है या अमर चौधरी, सवाल ये है आप नाचते कहाँ है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कम टैलेंटेड लोग ज्यादा टैलेंटेड से ज्यादा कमा लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें मालूम है कि नाचना कहाँ है। तो जिस दिन हम इस कहाँ की पावर समझ गए उस दिन हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। आई थिंक मेरी टीम को तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है आज का सेशन। सेल्स वाले हैं तो सेल्स वाले हैं तो काल। मेरा सेकंड क्वेश्चन यही है सर, जैसे अभी हम इंफॉर्मेशन की बात कर रहे थे कि बहुत ज्यादा जब हमें इंफॉर्मेशन आ जाता है, बहुत ज्यादा ज्ञान भी आ जाता है ना, तब भी हम कहीं ना कहीं अपनी रुकावट खुद बन जाते हैं। बट आज के टाइम पे इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है, इतनी सारी नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन डिजिटली हमें मिल रही है थ्रू सोशल मीडिया, तो उसको कैसे रोकें? मतलब कितनी नॉलेज हमें लेनी है और कितनी नॉलेज हमें छोड़नी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं, पहले मेरा बात तो मेरा सवाल ये है, जो हम रील की और सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, देखिए नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं मैम। जिसको ये तो हम अपने मन समझाने को बोल रहे हैं कि मैं नॉलेज ले रहा हूँ, वो नॉलेज थोड़ी ले रहे हैं जी, तो इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ मैं। मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है, और कोई मुझे एक मग्गा पानी ला के दे दे टैप में से निकाल के, अब वो क्या कह रहा है जी मैंने तुम्हें एक मग्गा पानी दिया। अरे भाई पानी तो दिया, पीने वाला थोड़ी दिया है ये जी। इसका पीएच जो लेवल है वो उतना थोड़ी है जिसे मैं पी लूं, इसमें मिनरल्स थोड़ी है, इसमें सफाई थोड़ी है। तो एक्चुअली आप उन रील्स को इन्फॉर्मेशन तो बोल सकते हो, मैं तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं बोलता, वो तो एंटरटेनमेंट है। लेकिन ये तो एक्चुअली अपने मन, एक कहावत नहीं, रपट गई तो हर हर गंगे जी। भाई रपट गई तो हर हर गंगे का मतलब है कि मैं गंगा जी के किनारे खड़ा हूँ और मैं कह रहा हूँ भाई ठंड बहुत है, मैं तो पानी में उतरूँ, गंगा जी में उतरूंगा नहीं, अचानक पैर फिसल जाए, अब मैं अपनी इज्जत संभालने के लिए क्या बोल रहा हूँ, गंगा मैया की जय। अरे तो तुम क्या नहाने के लिए थोड़ी उतरे थे, आप तो फिसले हो। तो अब जब 8-8 घंटे जब आप मोबाइल चलाओगे और किसी को जवाब देना पड़ेगा, तो आप जवाब में क्या दे रहे हो? तो मैम मैं इसलिए देखता हूँ ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन, अरे मेरे भाई हमें भी पता है कौन सी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो आप, इस इन्फॉर्मेशन को तो 15 मिनट में मिल जानी थी, कौन सी इन्फॉर्मेशन रील्स में मिलती है?
रील्स में मिलता है एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन मिलती है मैम यूट्यूब पर, इंफॉर्मेशन मिलती है गूगल पर। आप जितने भी लोग 8-8 घंटे मोबाइल चला रहे हैं, जरा उनकी एक बार हिस्ट्री देख लीजिएगा, उसमें से 8 घंटे में से पौने 8 घंटे तो रील देख रहे होंगे वो। रील तो रैंडमली आपके सामने आएगी ना। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बस मेरा पॉइंट ये है कि इंफॉर्मेशन को रील से कनेक्ट ना करें और इंफॉर्मेशन को नॉलेज से कनेक्ट ना करें। रही बात कितनी नॉलेज चाहिए, आपको आगे बढ़ने के लिए डेफिनेटली नॉलेज चाहिए, पर आपको अपने प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। आपको अपने आप से एक थ्योरी होती है SAT, SAT, जिसको मैं बोलता हूँ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जी। मेरे गांव है चिरोड़ी गांव, लोनी के पास। मेरे एक भाई हैं अमित, टीचर हैं वो जी। अमित प्रधान जी, अमित बैसला, वो टीचर हैं। उन्होंने बताया कि भाई हमारे यहाँ एक ऑफिसर आए, अफसर आए मेंटोर ट्रेनिंग देने के लिए जी। उन्होंने एक कमाल का टूल बताया मैम, जो मुझे भी लगता है व्यक्तिगत तौर पे बड़ा कमाल का टूल है। बोले ना उन्होंने किसी को मोटिवेट किया कि तुम पढ़ाया करो, ना किसी से, टीचर से, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, प्राइमरी स्कूल के, ना किसी से कहा ईमानदारी से करो, ये करो वो करो, बोले कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस एक बात कही कि सब एक एक डायरी बना लो, और इस डायरी में बस 2 बजे जब स्कूल खत्म हो जाए तो घर जाके शाम को तुम्हें ये लिखना है कि आज मैंने बच्चों के साथ क्या किया। बोले छठे दिन तुम्हें खुद शर्म चढ़ जाएगी, तुम छठे दिन इस डायरी का पन्ने खोल नहीं पाओगे, सामना नहीं कर पाओगे। अगर तुमने ईमानदारी से रोज जाकर डायरी में ये चढ़ा दिया ना कि आज बच्चों को बैठा कर मैं मोबाइल चलाता रहा, मैंने पढ़ाया नहीं, दूसरे दिन फिर जा गए, आज मैं कुर्सी डालकर मोबाइल में लगा रहा, या आज मैं कुर्सी डालकर अपनी बातों में लगा रहा, या मैं सारा दिन लापरवाही करता रहा, मैंने आज भी बच्चे नहीं पढ़ाए। बोले छठे दिन तुम्हारी अंतरात्मा ना चीख कर बाहर निकल आएगी कि मैं ये कर क्या रहा हूँ। भगवान ने इतनी अच्छी जिम्मेदारी दी है, इतनी अच्छी दुनिया में कोई भी आदमी, मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ, कोई भी आदमी अपने काम के साथ बेईमानी नहीं करना चाहता, पर एक्चुअली उसको एहसास ही नहीं होता इस बात का कि वो काम के साथ क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। और अगर ये एहसास हो जाए, मैं इससे हटता हुआ एक टॉपिक देता हूँ, वो टॉपिक तो मेरा अलग है, लेकिन मैं उस पर एक हमेशा बोलता हूँ, आप मुझे ऑफर करिए, मैं आपको ऑफर करूँ, आप अपने एम्प्लॉयज को ऑफर करो कि तुम्हें महीने की तनख्वाह उतनी ही दूंगी जितनी दे रही हूँ, तुम्हें ऑफिस में केवल आके बैठना, काम कुछ नहीं करना, कोई काम नहीं करना, बस आके बैठ के चले जाओ, काम नहीं करना। 80% एम्प्लॉयज की गारंटी दे रहा हूँ मैम, 1.5 महीने बाद वो आपके ऑफिस में केबिन में आके हाथ जोड़ के बोलेंगे मैम काम करवाना हो तो बताओ। ये बिना काम का पैसा, एक्चुअली इंसान को आईना भी तो सामना करना है, इंसान को अपने बच्चों की आंखों में भी तो आंखें डाल के देखना है, इंसान को ये भी तो देखना है कि यार पैसे तो मिल रहे हैं, पर इस कंपनी की ग्रोथ में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, मैं वैल्यू ऐड कहाँ कर रहा हूँ। मैंने एक टॉपिक बनाया था, उस टॉपिक को मैंने नाम दिया था MRP। समझिएगा आप, क्योंकि खुद सेल्स से हैं, आप रियल एस्टेट से हैं, तमाम कॉर्पोरेट्स में हम जाते हैं, आप ह्यूमन नेचर को समझिए, ह्यूमन मानव स्वभाव को समझने की कोशिश करिए। M मतलब मनी जी। किसी भी काम से सबसे पहले शर्त है, मैं मुझे क्या चाहिए, पैसा। आप मुझे अपने यहाँ एम्प्लॉय रख लें, मैं आपको अपने साथ कोई काम करने का ऑफर दूं, तो सबसे पहला सवाल उठता है सर सैलरी क्या मिलेगी, अर्निंग क्या होगी, प्रॉफिट क्या होगा। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, पैसा। लेकिन मैम कमाल की बात यह है, उसके बाद चाहिए R। R मतलब होता है रिकॉग्निशन, R मतलब होता है रिस्पेक्ट। 90% कॉर्पोरेट्स जो अपने एम्प्लॉय के साथ गलत कर रहे हैं, वो पैसा तो दे रहे हैं, आधे तो ऐसे भी जो पैसा ही नहीं दे रहे, पर मैं कहता हूं उनको तो छोड़ दीजिए, पर जो पैसा भी दे रहे हैं उनके साथ समस्या आई है, अब वो क्या नहीं दे रहे, रिकॉग्निशन। एक्चुअली इस दुनिया में हर आदमी ये चाहता है कि मैं पहचाना जाऊं, मेरी कोई वैल्यू हो, क्या मैं कंपनी में मेरी कोई रिस्पेक्ट हो, और रिकॉग्निशन। आपका, मैं आपके ऑफिस में आया, आप अपने 4 लोगों से मिलवाते नहीं आपस में, ऐसा नहीं बोलते सर ये जानिए ये सोशल मीडिया मैनेजर बहुत अच्छा काम करती है, सर ये विकास है, विकास से मिले, सर ये राहुल है, राहुल जो वीडियो शूट करते हैं। अब राहुल को लगता है मुझे रिकॉग्नाइज किया गया, जानवी को लगता है मुझे रिकॉग्नाइज किया गया। M के बाद क्या चाहिए, रिकॉग्निशन यानी रिस्पेक्ट। और तीसरा है पूनम मैम सबसे महत्वपूर्ण मेरी नजर में, P, MRP। मतलब पहले क्या चाहिए मुझे, पैसा, फिर क्या चाहिए, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, और लास्ट होता है मैम प्राइड, गर्व। और गर्व कब आता है, मैं उदाहरण देता हूँ, पहले समझाता हूँ प्राइड क्या है। इंडियन क्रिकेट टीम या कोई भी क्रिकेट टीम में कितने लोगों का सिलेक्शन होता है मैम, जब टीम बनती है तो 11 लोगों की टीम होती है, पर सिलेक्ट करके भेजते हैं वो 15 लोगों। भाई कोई इंजर्ड हो जाए, कहीं कोई इमरजेंसी हो जाए, तो वो बाकी 4 किस में रहते हैं, उनको बोलते हैं ना एक्स्ट्रा।
जिनको भाई अगर कोई बात होगी तो फिर इनको खिलवाया जाएगा जी। 15 लोग गए, 11 मैच खेले और वो वर्ल्ड कप जीत गई इंडिया। तो सैलरी और पैसा 15 के 15 को बराबर मिलेगा, जो इनाम मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, वो सब में बराबर बटेगा। पर आपको मालूम है 11 में और 4 में क्या फर्क है? जब वो पलट कर वापस इंडिया आएंगे, एयरपोर्ट पे उतरेंगे, बस में चढ़ के रैली निकाली जाएगी, तो वो 11 ही हाथ हिला रहे होंगे और वो 4 नजर नहीं मिला पा रहे होंगे किसी से, क्योंकि उन चारों के मन में ये चल रहा है कि यार इंडिया जीत तो गई, पर मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं था, मैंने तो कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं किया। उन चारों के बच्चे अपनी क्लास के दोस्तों से सीना चौड़ा के ये नहीं कह पा रहे होंगे, देखो मेरे पापा जी ने क्या किया, देखो मेरी मम्मी ने शतक मारा है, देखो मेरे पापा जी ने 4 विकेट ली थी। वो जो गर्व है, वो जो गौरव है, इस धरती पर हर एम्प्लॉय ये चाहता है कि जब मेरी कंपनी ग्रो करे, जब ये कंपनी बड़ी बने, तो मुझे ऐसा लगना चाहिए यार। वो किससे सुना है, कहानी सुना है? जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था ना, छोटा सा कमरा था, हम 3 ही तो एम्प्लॉय थे, मैम थे, 1-2 हम थे, और आज यार 25 लोग हैं हमारी कंपनी में। तो वो जो प्राइड है, हर इंसान धरती पर चाहता है कि इसको प्राइड भी मिले। तो मैं जिस पॉइंट को उठा रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब भी हम काम करने के बारे में बात करते हैं तो प्राइड और रिकॉग्निशन बहुत बड़ा फैक्टर है, और जब हम इन चीजों को लेके चलेंगे तो हमारी टीम भी आगे बढ़ेगी, सेल्स भी आगे बढ़ेगी, लोग भी आगे बढ़ेंगे। सर बहुत अच्छी बात बोली आपने। आज के टाइम पे ना काफी लोग, जैसे अगर मैं अपनी कंपनी की भी बात करूँ तो जैसे हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम काफी मोटिवेट हैं या हमने कोई नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ले ली है, बट उस इन्फॉर्मेशन को ना लोग कई बार पास ऑन करते हैं, मतलब वो सेम एक्ट करते हैं, बाहर जाके किसी और पे अप्लाई करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा और मैं आज बहुत मोटिवेट हूँ या आप भी मोटिवेट होइए, तो वो मोटिवेशन को अप्लाई ना करके पास ऑन करते हैं। तो ये बड़ा कमाल का पूनम मैम आपने सवाल पूछा। मैं अक्सर कहता हूँ मोटिवेशन या नॉलेज या ज्ञान जो है ना, वो दिवाली पे गिफ्ट के रूप में आने वाली सोन पापड़ी की तरह है। उसके डब्बे को कोई खोल के नहीं देखता, वो आगे 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 उसे लगता है ये आगे पकड़ाने की चीज, आगे पकड़ाने की, उसे लगता है ये मेरे लिए थोड़ी है, ये तो मुझे आगे पास ऑन करना है। अब इसकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है वो बताता हूँ। आपने कभी स्कूल टाइम में याद हो तो पहले ना, कभी कभी स्कूल में हमारे यहाँ कोई प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर या कोई ऐसे लोगों को इन्वाइट कर लेते थे जो हमें गाइड करते थे। ये मैं 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है मोटिवेशन की, वो मैं बता रहा हूँ। फिर मैंने इस पे एक थ्योरी डेवलप करी थी, वो आपसे शेयर करूंगा। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि मोटिवेशनल स्पीकर या वो प्रेरक वक्ता हमारे स्कूल में आए और उन्होंने कहा पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और जैसे ही हम घर पहुंचते थे तो हम सबसे पहला काम क्या करते थे? टाइम टेबल बनाने का। डिड ही मोटिवेट अस टू मेक टाइम टेबल, या पढ़ने के लिए मोटिवेट किया था उसने, मेहनत करने के लिए मोटिवेट किया था? उन्होंने मोटिवेट मेहनत के लिए किया है, पर हमने उसी मेहनत को किस में कन्वर्ट कर लिया? टाइम टेबल में। और इस दुनिया में, मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, धरती की, इस धरती पर किसी भी टाइम टेबल का सबसे आपस में कॉमन, सबसे कॉमन बात पता है क्या है? वो दुनिया का हर टाइम टेबल कल से शुरू होता है। कल मैं सुबह 5 बजे उठूंगा। मेरा सवाल ये भाई, अभी तो दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो कल को तो छोड़, आज का क्यों नहीं करा इसमें कुछ भी? एक्चुअली मोटिवेशन को हम हमेशा टालते हैं। और जैसे ही टला, मोटिवेशन जो होता है ना, वो दूध की तरह है। आपने कच्चा दूध बुलवाया, उसे एक बर्तन में रसोई में रख दिया, 3-4 घंटे बाद क्या हो जाएगा? कच्चा दूध अगर मैं उसको पकाऊं ना, उबालूं, फट जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ ये कच्चा दूध 2-4 घंटे चले, 6-8 घंटे चले, तो कायदे से मुझे क्या करना चाहिए था? उसको गर्म करना चाहिए था। और अगर मैं चाहूँ ये 1-2 दिन चल जाए, तो फिर क्या करना था? उस गर्म दूध को उठा के कहाँ रख देना था? फ्रिज में रख देना था। हम मोटिवेशन के साथ सबसे बड़ी गड़बड़ क्या कर रहे हैं? रसोई में लाए और बर्तन में भर के वहीं रख दिया। हम उसको एक्शन में नहीं ला रहे। वो जो गर्म करना है वो उसका एक्शन है, और वो जो हैबिट में लाना है वो फ्रीज है। अगर आप उस मोटिवेशन को एक्शन में ले आए और उस एक्शन को हैबिट में ले आए, तो आप यकीन जानिए फिर वो लंबे समय तक चल जाएगा मोटिवेशन। और दिक्कत ये है, उसमें तो टेस्ट करना पड़ेगा। मुझसे जब भी कोई आकर ये क्वेश्चन पूछता है, सवाल पूछता है मैम कि सर मेरी एक प्रॉब्लम है, इसका कोई हल बताइए, तो पता मैं पहला पलट के सवाल क्या पूछता हूँ? क्या सच में हल चाहिए भी? तो बोलता सर मतलब हाँ, हल ही तो मांग रहा हूँ मैं, हल ही तो पूछ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं मेरे भाई, दिक्कत ये है कि अगर मैंने तुम्हें हल दे दिया तो तुम्हें खेत में चलाना भी तो पड़ जाएगा। हल समझते हैं ना जी। अब मुझे एक धरती पे एक प्राणी ढूंढ के बताना, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ पूनम मैम, जिसको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मालूम है।
मुझे एक मोटा व्यक्ति ढूंढ के बताओ जिसको ये नहीं पता कि वेट घटाया कैसे जाता है, एक ढूंढ के बताओ, एक। मुझे पता सब कुछ है, और उसे मालूम है ना, फिर तो जिम ज्वाइन करना पड़ जाएगा। यही तो नहीं करना, डाइट छोड़ने। आप कभी मोटे व्यक्ति को देखिएगा, वो सोया, पता है क्वेश्चन भी क्या पूछता है सामने वाले से, सर मैं ऐसा क्या खाऊं कि वेट घट जाए। मैंने कहा बेटा अभी भी खाने का ही पूछना है, अभी भी ये नहीं पूछ रहा कि मैं छोड़ूं क्या, वो पूछ रहा है मैं खाऊं क्या। मतलब अल्टीमेटली उसे वेट तो घटाना है और करना कुछ ना पड़ जाए। तो समस्या ये जो कुछ ना करने की है। मैं तो अक्सर एक उदाहरण देता हूँ कि कभी आप किसी, जैसे मेरी भी थोड़ी टमी निकली हुई है, अब मुझे जैसे कोई फिट व्यक्ति दिखाई देगा राहुल भाई जैसा, तो आप कभी भी देख लेना, मैं मिलते ही पहला क्वेश्चन क्या पूछूंगा, यार राहुल भाई बड़ा फिट हो यार, यार भाई कुछ बताओ ना, आपको क्या लग रहा है मुझे सच में इनसे सॉल्यूशन चाहिए, सच में टिप्स चाहिए। एक्चुअली मुझे मालूम है कि थोड़ी देर में ये ज्ञान देना शुरू कर देंगे, हमारा भाई वेट क्यों नहीं घटाते, पेट क्यों नहीं घटाते। इससे पहले कि ये ज्ञान देना शुरू करें, मैं इनके सामने कैसा शो कर दूं, और यार कुछ बताओ ना, ताकि राहुल भाई को क्या, नहीं यार अमर सर कुछ कर रहा तो चाहते हैं। अमर सर 250 से पहले भी पूछ चुके हैं, अमर सर को करना धरना नहीं है कुछ, अमर सर को सिर्फ जो आप कह रहे थे ना पास ऑन करना है। तो बेसिकली सबसे जो मुश्किल काम है वो है एक्शन, और जो एक्शन ले गया तो फिर तो समस्या ही खत्म हो गई। तो मैं एक थ्योरी इस पे मैंने बनाई जिसको मैंने नाम दिया ट्रिपल एम, एम एम एम। मोटिवेशन, पहला एम क्या है, मोटिवेशन, दूसरा एम है माइंड, और तीसरा एम है मसल्स। मोटिवेशन फ्रॉम माइंड टू मसल्स। इससे पहले कि आपका मोटिवेशन भाप बन के उड़ जाए, इससे पहले कि आपके मोटिवेशन नाम का दूध फट जाए, जितना जल्दी हो सके उसे माइंड से निकाल के मसल्स में ले आइए, प्रैक्टिस में ले आइए, आदत में ले आइए। और जिस दिन आप आदत में, मेरा टॉपिक तो ये अलग है, जब मैं कॉलेज और स्कूल में बच्चों को जाता हूँ तो मैं उनको एक मेमोरी पे बात करता हूँ, दैट इज कॉल्ड मसल्स मेमोरी। हमारी दो तरह की मेमोरी होती है दोनों में, एक माइंड मेमोरी और एक दूसरी ब्रेन मेमोरी और मसल्स मेमोरी। क्या लगता है ज्यादा पावरफुल कौन सी है? आई थिंक ब्रेन मेमोरी 100 गुना पावरफुल है मैम मसल्स मेमोरी ब्रेन मेमोरी, कम से कम 100 गुना। दो आई एम नॉट इनटू माइंड ट्रेनिंग, दो आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ इट, पर मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ अपने ऑब्जर्वेशन और अपने अनुभव के आधार पर कि मैं ये नहीं कह रहा ब्रेन मेमोरी कम होती है, मैं ये कह रहा हूँ मसल्स मेमोरी 1000 गुना 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। सिद्ध करके बताता हूँ। जब हम कॉलेजेस में जाते हैं तो बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं कि सर हम पढ़ते हैं, याद तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसे भूल जाते हैं। तो मैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं सर हमारी एक प्रॉब्लम है, हम याद तो कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। मैंने कहा ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बोले जी मतलब? मैंने कहा पता है ये कैसी प्रॉब्लम बता रहे हो आप मुझे, या आप ऐसी बता रहे हो जैसे कोई मुझसे आके बोले सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं नहाता हूँ तो गीला हो जाता हूँ। क्या नहाओगे तो क्या होगा? जैसे कोई मुझसे आके बोले सर मेरे साथ तो एक प्रॉब्लम है, मैं खाना खाती हूँ तो पेट ही भर जाता है मेरा, तो नहाएंगे तो क्या होगा, गीला होंगे, खाएंगे तो क्या होगा? आपको मालूम है दुनिया की हर चीज अपने पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है। आपके लिए अभी हम एक कप चाय बुलवाएं गर्म और एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक बुलवाएं और दोनों को 20 मिनट रखने दें, रखा रहने दें। 20 मिनट बाद गर्म चाय किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ठंडी चाय में। और ठंडी कोल्ड ड्रिंक गर्म में। क्यों? जब ये ठंडी हो रही है तो ज्यादा ठंडी क्यों नहीं हो जाती? एक्चुअली हर चीज किस में कन्वर्ट होती है? अपने अपोजिट में। दिन किस में कन्वर्ट होता है? रात में। रात किस में कन्वर्ट होती है? सुबह में। दिन में, मतलब दिन में। हाँ बिल्कुल सही, सुबह में, ये दिन में। याद का अपोजिट क्या है? भूलना। तो जो कुछ याद करोगे तो भूलोगे, इसमें कौन सी गड़बड़ होगी? मोटिवेशन के साथ प्रॉब्लम क्या कर रखी है लोगों ने? मोटिवेशन याद कर रखा है, मोटिवेशन एक्शन में नहीं आया। मोटिवेशन याद में है, माइंड में है, और जो कुछ ब्रेन में है, माइंड में, उसे क्या कर जाओगे आप? भूल जाओगे। तो बच्चे मुझसे पूछते हैं क्या करें, मैं कहता हूँ याद ही मत करो। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, याद ना करें तो फिर क्या करें? अब जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ पूनम मैम, भगवान की कृपा से जो कुछ मैंने अपने करियर में कुछ चीजें डिफाइन मतलब डेवलप की हैं, जिन पे सोचा है, जिन पे मैंने कुछ काम किया है, अब मैं एग्जांपल देता हूँ। तो बोले जी फिर क्या करें? तो मैं बच्चों से एक पलट के सवाल पूछता हूँ कि आप में से किसी को साइकिल चलानी आती है? जाहिर सी बात है सबके हाथ उठ जाते हैं। मैं कॉर्पोरेट में भी पूछता हूँ, मेरे कोई ऐसा है जिसको 2-4 साल साइकिल चलाए हुए हो गए हो, गैप हो गया हो? तो बच्चे हाथ उठाते हैं। तो मैंने क्या लगता है 2 साल बाद चला लोगे? अरे बोले सर चला लेंगे। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, 4 साल बाद साइकिल चलानी पड़ जाए तो चला लेंगे? चला लेंगे। मैं कहा 10 साल बाद? बोले जी चला लेंगे। मैंने कहा जिंदगी में किसी ने एक बार तैरना सीख लिया, वो 10 साल बाद अपने गांव में जाए तो तैर लेगा या नहीं? बोले सर तैर लेगा। एक बार किसी ने डांस सीख लिया, दोबारा? बोले सर वो 10 साल बाद भी डांस कर लेंगे। क्रिकेट खेलना क्यों नहीं बोलते? अब ध्यान दीजिएगा, आप साइकिल चलाना याद करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं?
प्रैक्टिस। डांस याद किया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है। प्रैक्टिस। तैरना याद किया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का अपोजिट क्या है क्या हुआ प्रैक्टिस का अपोजिट? बताइए। प्रैक्टिस ना करना। अब ये तो कोई शब्द ही नहीं। हाँ। धरती पर प्रैक्टिस नाम का कोई अपोजिट ही नहीं है। पृथ्वी पर आप डिक्शनरी खोल के देखिएगा, आप उसमें गूगल पे आता है प्रैक्टिस का नॉट प्रैक्टिस, तो ये तो ऐसा हुआ जैसे गो का नॉट गो, कम का नॉट कम, ऐसा होता है क्या? एक्चुअली प्रैक्टिस शब्द का कोई धरती पर अपोजिट ही नहीं है। और इसलिए जब जब जो चीजें आपने प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में मेमोरी कौन सी इन्वॉल्व होती है? मसल्स मेमोरी। करेक्ट। जब आप तैरना जाते हैं तो तैरना कैसे सीखते हैं? हाथ पांव से ना, बॉडी से, मसल्स। साइकिल चलाना किससे सीखा जाता है? हाथ पांव से, बॉडी से। डांस करना किससे सीखा जाता है? मसल से। और मसल से की जाती है प्रैक्टिस। और जिन चीजों की आप प्रैक्टिस करते हैं वो कभी रिवर्ट नहीं होती। हम लोगों की प्रॉब्लम ये है, हमने मोटिवेशन की प्रैक्टिस नहीं करी, हमने मोटिवेशन को याद किया हुआ है। और याद किया हुआ मोटिवेशन कुछ समय बाद डिमोटिवेशन में, यानी बिना मोटिवेशन में बदल जाएगा। मोटिवेशन को किस में ले जाएगी? मसल्स में, यानी एक्शन में, यानी किसमें? प्रैक्टिस में। और एक बार चलो मैं स्कूल के आधार पे एक उदाहरण देता हूँ। जनगण मन राष्ट्रगान याद है क्या आपको? हाँ जी बिल्कुल। कितने साल हो गए मैम स्कूल छोड़े हुए? काफी टाइम हो चुका है। क्यों याद है आपको? 12वीं की कोई पोएम सुनाइए। नहीं याद है। 11वीं की सुना दीजिए। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल सुना दीजिए। लॉ ऑफ इनर्शिया सुना दीजिए। क्यों? अब कमाल का सवाल तो मैं अगला पूछूंगा जी। क्या किसी टीचर ने आपको कभी राष्ट्रगान क्लास में आके पढ़ाया? नहीं। किसी ने होमवर्क दिया? घर जाके आपने कभी मम्मी से बोला मम्मी हट जाओ मैं राष्ट्रगान याद कर रही हूँ? नहीं। जो चीज आपने याद नहीं करी, जिसका होमवर्क नहीं मिला, जिसको घर जाके पढ़ा नहीं, वो आपको याद है? और जिन चीजों में 10-10 घंटे आपने दिमाग लगाया था वो भूल गए? अंतर बताओ, राष्ट्रगान क्यों नहीं भूले? राष्ट्रगान हमने याद ही नहीं किया। राष्ट्रगान कैसे सीखा हम सब ने, बताइए। हम सब स्कूल में गए, कौन सी मेमोरी इन्वॉल्व हुई है राष्ट्रगान में? मसल्स मेमोरी। प्रैक्टिस हुई है राष्ट्रगान की। सब राष्ट्रगान गा रहे थे, हमने भी खड़े होकर क्या करना शुरू कर दिया? राष्ट्रगान। मैं बैठा हुआ हूँ तो इसलिए बोल नहीं रहा हूँ। हम गए, सब जनगण में सब राष्ट्रगान गा रहे थे, हमने भी राष्ट्रगान राष्ट्रगान टंग से, मसल, हाथ पांव आंख नाक कान टंग, सब ये क्या है? मसल्स है, मसल्स मेमोरी है। और प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होती है मसल्स मेमोरी। जो जो चीजें इस पृथ्वी पर किसी भी इंसान ने प्रैक्टिस से सीखी है वो कभी रिवर्ट नहीं होती। आपको कोई ऐसा कमजोर बच्चा मिला जो पढ़ाई में बहुत कमजोर हो और आपसे कहे मैं तो चलना भूल गया मैम? चलना क्यों नहीं भूल रहा? जी। क्योंकि चलना उसने याद नहीं किया। चलने की क्या करिए? प्रैक्टिस करिए। आपने हिंदी फिल्में देखी होंगी, 10 एक सीन आता है कि एक आदमी कोमा में चला गया, 2 साल बाद कोमा से वापस आया, ना माँ को पहचान रहा, ना भाई को पहचान रहा, ना दोस्तों को पहचान रहा, याद जा चुकी है, कुछ नहीं पहचान रहा हूँ, सब कुछ वो भूल चुका है। फिर आप उसके हाथ में एक गिलास पानी देते हैं तो वो उस पानी को कान में डालने लगता होगा, आंख में डाल लेता होगा, नाक में डाल लेता है, क्या करता है वो? पीता है। क्यों? जिसको माँ, जो पापा को नहीं पहचान पा रहा, जो भाई को नहीं पहचान पा रहा, जो पत्नी को नहीं पहचान पा रहा, जो वाइफ को, बच्चों को नहीं पहचान पा रहा, जिसकी याददाश्त चली गई, उसे ये याद है पानी मुंह से ही पिया जाएगा? एक्चुअली पानी पीना उसने याद नहीं किया था। पानी पीने की क्या की थी इसमें? प्रैक्टिस। हम लोगों की प्रॉब्लम ये है, हम मोटिवेशन याद करते हैं। ये जो मोबाइल में आप रील देख रहे हो, जो मोबाइल में वीडियो देख रहे हो, ये प्रैक्टिस थोड़ी हो रही है आपकी। ये तो क्या है? ये तो आप याद कर रहे हो। अब हमारा और आपका कोई पॉडकास्ट देखे तो आप उसे प्रैक्टिस तो नहीं बोलोगे, वो तो याद कर रहा है, सुन रहा है। लेकिन जब इस याद करने को, जब इस सुनने को वो एक्शन में ला दे, अपनी मसल्स में ले आए, तो वो दैट इज कॉल्ड परमानेंट मोटिवेशन। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर किसी को भी कहीं से इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिल रही है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितना जल्दी हो सके इसे एक्शन में बदलिए, प्रैक्टिस में लाइए, फिर देखिए क्या कमाल होता है आपकी जिंदगी में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोली सर आपने। कहीं ना कहीं हम भी सेल्स में ये चीजें अप्लाई करते हैं। मुझे ना अभी जब आप बात कर रहे थे तो हमारी कंपनी में एक सर हुआ करते थे विशाल करके, तो अभी वो नहीं रहे, है ना, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बट वो अपनी टीम को सेल्स में ना बार बार चीख के यही बोलते थे कि प्लीज आप रायचंदों से दूर रहें। काफी लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इसी ट्रेनिंग से, यहीं से सब कुछ सीख के जाएंगे और वो बाहर जाके आपको ही राय दे रहे हो। तो जस्ट कीप अवे फ्रॉम द रायचंद्स। ये जो रायचंद्स हैं जिंदगी में, कहीं से इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर बाद में जाके वो रायचंद बन जाते हैं। वो आपने पास ऑन वाली बात कही थी ना कि भाई हम नॉलेज को क्या करते हैं, हम मैसेज को क्या करते हैं, बस पास ऑन करते हैं। हाँ। तो ये रायचंद बहुत डेंजरस होते हैं। डेफिनेटली है। देखो मैं इसमें उल्टा कहता हूँ, मैं थोड़ा देखो मैं समझ गया रायचंद जिस शब्द के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, सर ने प्रयोग किया होगा, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे नजरिए से भी देखता हूँ। मेंटोर हम सबको चाहिए जी, गुरु हम सबको चाहिए। आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि सामने वाले का जो सलाह है
सामने वाले का जो एक्सपर्टीज है, क्या ये मेरे गुरु बनने लायक है, क्या मेरा मेंटोर बनने लायक है। मैं अभी कल परसों एक बड़े अच्छी कमाल की बात, हम हिप्पो कॉर्पोरेशन के एमडी, मेरे बड़े अच्छे मित्र, मैं भी हिप्पो कॉर्पोरेशन का एक अभिन्न हूँ इंदौर, वो एक बड़ा कमाल का उदाहरण दिया। अर्जुन के कितने गुरु थे? एक। हनुमान जी के गुरु ना कहूँ तो फिर भी हनुमान जी जिनको मानते, हनुमान जी के कितने गुरु है अगर मैं राम जी को मान लूं? राम जी एक। चंद्रगुप्त के कितने गुरु थे? एक। सचिन तेंदुलकर के एक कोच है। आप धरती पर जितने भी कामयाब लोग मिलेंगे, एक गुरु जरूर मिलेगा। बिना गुरु के जिंदगी में कोई कामयाब हो नहीं सकता। और जिसके 4-5 गुरु हुए वो भी बर्बाद होना पता है। बर्बाद दो ही लोग होते हैं, एक वो जिनका कोई गुरु ना हो और दूसरे जिसके 5-7 गुरु हो। इसकी भी सुनूं, इसकी भी सुनूं, इसकी भी सुनूं, इसकी भी सुनूं, इसकी भी सुनूं। तो जिनको आप रायचंद कह रहे हैं, ये वो 10-15 लोग होते हैं जैसे इसकी भी मान लो, इसकी भी मान लो, इसकी भी मान लो। फिर इनके साथ होता है ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हाँ, एक व्यक्ति जरूर चुनिए जिंदगी में। ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी सुनेंगे ना। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ मैम, कोई ना कोई गाइड, कोई ना कोई गुरु इसलिए भी होना जरूरी है। आप तो खैर प्रोफेशनल हैं, लेकिन फिर भी कभी घर में हम सब काम करते हैं, मैंने भी किया है। कभी पोछा लगाइएगा, आपने कभी लगाते हुए भी देखा होगा। बेटी पोछा लगा रही है, बहू पोछा लगा रही है, पीछे मम्मी बैठी हुई है या पीछे सास बैठी हुई है जी। और सास पीछे से क्या बोलते हैं, मम्मी क्या बोलते हैं, बेटा वहां धूल है, वहां भी मार दे। मम्मी 8 फीट दूर है, मम्मी को धूल दिख गई, बेटी वहीं पोछा लगा रही है, उसको क्यों नहीं दिखी? आपको अपनी कमी और अपनी धूल कभी दिखाई नहीं देगी। धूल और कमी दिखने की पहली शर्त, पेंट करिएगा, दीवार पर पुताई करिएगा, कहीं छूट तो नहीं गया, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, वहीं से दिखता है, थोड़ा पीछे हट के देखते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, आपकी कमी आपको कहाँ एरिया ऑफ डेवलपमेंट है, वो पीछे खड़े हुए को दिख सकता है, आपको नहीं दिखेगा। तो हमें कोई ना कोई एक व्यक्ति तो ऐसा चाहिए जो हमें गाइड कर सकते हो, जो हमारा मेंटोर हो, जो हमारा गुरु हो। हाँ, 10-5 हो गए तो ज्यादा जोगी मठ उजाड़। आप हिंदी फिल्म में देखिएगा, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, पर मैं 4-5 फिल्मों के नाम मतलब मुझे ऐसा जहन में है। कई फिल्में ऐसी आई मैम जहां 4-5 टॉप डायरेक्टर्स ने मिलकर एक फिल्म को डायरेक्ट किया और वो फिल्म डिजास्टर बनी। और वो सारे डायरेक्टर अपने आप में टॉप थे, अलग अलग बहुत सक्सेसफुल थे, सारे मिले बर्बाद कर दी फिल्म। कई फिल्में ऐसी हैं जिनमें 4-5 म्यूजिक डायरेक्टर्स का म्यूजिक है, फिल्म ही बर्बाद हो गई। ज्यादा जोगी मठ उजाड़। हाँ, एक गुरु जरूर हो। गुरु पर तो मैं इतना मानता हूं, क्यों हो गुरु उसका रीजन भी बता देता हूँ। एक मेंटोर क्यों हो, एक कोच क्यों हो। एक बार एक गाय जंगल में चरने गई जी। शाम को लौट आती थी अपने घर। तो हुआ क्या, उस दिन शेर उसके पीछे पड़ गया। शेर ने देख लिया गाय को, शेर उसे खाने के लिए दौड़ा। गाय जान बचाने के लिए दौड़ी, शेर पीछे, गाय आगे, शेर पीछे, गाय आगे, शेर पीछे। 2-4 मिनट दौड़ी, अचानक दौड़ते दौड़ते गाय दलदल में गिर गई। उसने देखा नहीं, दलदल में गिर गई। पीछे से शेर आ रहा था, वो भी ब्रेक नहीं लगा पाया, वो भी कूद के दलदल में। अब गाय इतनी दूर, शेर इतनी दूर, 4-5 फीट का गैप दोनों में, पर वो तो दलदल है। शेर ने भी थोड़ी देर हाथ पैर मारे, गाय ने भी थोड़ी देर हाथ पैर मारे, पर दलदल का मतलब क्या, दोनों फंस गए। अब ना ये हिल पाए ना ये हिल पाए, दोनों पड़े। अब जब 4-5 मिनट बाद सब सेटल हो गया, गाय को भी समझ में आ गया शेर कुछ तो बिगाड़ नहीं पा रहा, अब तो धस गया ये भी। तो गुरु क्यों जरूरी है, इस पर कह रहा हूं। तो गाय ने शेर से पूछा कि शेर, तेरा कोई गुरु है क्या, तेरा कोई मालिक है क्या? अब शेर तो राजा है। शेर गाय से बोला, पागल है गाय, तेरा दिमाग खराब है, तू जंगल के राजा से बात कर रही है। जंगल के राजा का कोई गुरु होता है क्या, मालिक होता है क्या? तो गाय बोली, फिर तो तू आज मरेगा। शेर बोला, मतलब? गाय बोली, देख मेरा एक मालिक है, मैं अमूमन शाम तक घर पहुंच जाती हूँ और सूरज ढलने वाला है। अगले 10-5 मिनट में अगर मैं घर नहीं पहुंची तो 10-15 मिनट बाद मेरा गुरु, मेरा मालिक मुझे ढूंढने के लिए, उसे चिंता होगी, मेरा मालिक मुझे ढूंढने के लिए निकलेगा और 10-15 मिनट में वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। और जैसे ही वो मुझे दलदल में फंसा हुआ देखेगा, मुश्किल में फंसा हुआ देखेगा, तो रस्सी वस्सी या कुछ करके मुझे बाहर निकाल लेगा। तेरा कोई गुरु है क्या जो तुझे ढूंढने निकले? तेरा कोई गुरु है क्या जो मुश्किल में फंसने पर, दलदल में फंसने पर तुझे रस्सी फेंक के निकाल ले? तो मैं ये मानता हूं कि आप गाय हो या शेर हो, आपको कोई ना कोई ऐसा गुरु तो चाहिए, ऐसा कोच तो चाहिए जो मुश्किल में फंसने पे, समझने आने पर आपको रस्सी देकर बाहर निकाल ले। तो बिना गुरु के तो कुछ नहीं होने वाला। ज्यादा गुरु मत रख लीजिएगा,
ज्यादा गुरु में रह लग जाएगा तो गुरूर आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। यस, परफेक्ट। सर, सबसे इम्पोर्टेंट है कि कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? जी। देखिए, अब ये जो सिंगल वर्ड में नहीं इसका जवाब दिया जा सकता कि जी। क्या चाहिए, लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो एक सपना आपके पास होना चाहिए। भाई, एक बहुत समय पहले की बात है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था बड़ा अच्छा कि 2 टीम्स के बीच में मैच हो रहा था। जी। 2 दिन तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक मैच चलता रहा, फुटबॉल का मैच था। कोई जीते ही ना, कोई जीते ही ना, कोई जीते ही नहीं। बाद में पता चला गोल पोस्ट ही नहीं है। ना इधर की टीम के पास कोई गोल पोस्ट, ना इधर की टीम के पास कोई गोल पोस्ट। तो सबसे पहले आपके पास एक गोल होना चाहिए। और मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं प्रवीण कुमार राजभर जी, स्किलिंग यू के फाउंडर, वो एक लाइन लिखते हैं, उनकी एक लाइन है, अब मैं गोल को भी डिफाइन कर दूं, गोल क्या है। उनकी एक लाइन है, गोल वो है जिसे मिलने के बाद आप गोल गोल घूमना बंद कर दें। उसके बाद फिर आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन, आपके पास 100 कारण ना रहे, अब ये भी है जी, वो भी है जी, ये ना ना ना, फिर आपको गोल ही नहीं मिला इसका मतलब। और आपने शुरू में डिस्ट्रैक्शन की बात करी थी पूनम मैम, एक्चुअली गोल के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, पुराने समय में ना, जब फ्रीज नहीं हुआ करते थे तो गाँव में जैसे मीठा बनाया दादी ने या मम्मी ने मीठा बनाया, तो उस मीठे को रखें कहाँ? चींटियां आ जाएंगी भाई। उस समय इतना तो हाई फाई तो घर होते नहीं थे, कच्चे मकान हुआ करते थे, चींटी वीटी सब। तो पता है वो रसोई में क्या करती थी, जैसे मिठाई बनाई है उन्होंने, कोई भी चीज अच्छी मिठाई बनाई है और यहाँ मिठाई का मटका रखा हुआ है, तो उसके 1 फीट के दायरे में, मतलब 1 फीट यूं करके शक्कर चीनी डाल देते थे। अब समझिए काजू कतली रखी है मटके में और आसपास क्या डाल दी, चीनी। उन्हें मालूम था चींटी तो जरूर आएगी। अब चींटी को महक आई मिठाई की और चींटी चलेगी, मैं क्या लेने खाने जा रही हूँ, काजू कतली। पर चींटी जैसे ही शक्कर के पास पहुंची और उसको शक्कर मुंह लगी, तो चींटी को क्या लगेगा, अच्छा मुझे इस चीनी की महक आ रही थी, ओहो मैं चीनी खाने आई हूँ। और जो चींटी अपने घर से काजू कतली खाने निकली थी, वो चीनी को खा के खुश हो जाएगी कि देखो मैंने अपने गोल अचीव कर लिया। हर बड़े गोल के साथ समस्या ये है, आपके आसपास कोई ऐसे छोटे मोटे गोल आ जाएंगे जिन्हें देख के आपको मजा आने लगेगा, आप पूरी अचीवमेंट मान के बैठ जाओगे। मैं रियल एस्टेट में आया था कि 1 करोड़ रुपए कमाने, रियल एस्टेट में मैं आई थी महीने के 10 लाख रुपए कमाने, पर आपका गोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोस्तों के साथ गप्पे मार, देखो मैं दोस्तों में छा जाता हूँ, मैं बैठता हूँ ना, फिर आईफोन, आप गोल ही आईफोन को बना लोगे। वो आईफोन आपका गोल ही नहीं था। आईफोन तो केवल एक टूल है, पर आपकी नजर में अब आईफोन क्या हो गया है, गोल बन चुका है। आपकी नजर में दोस्तों के साथ मूवी देखना क्या हो चुका है। मैं ये नहीं कर रहा ये काम नहीं करने, बस मैं ये कह रहा हूँ ये वो चीनी है, इनके चक्कर में रुक मत जाइएगा। अब मैं लड़का हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, मेरा ये गोल बन गया, ये बताओ ये गोल था क्या तुम्हारा? तुम घर से जब निकले थे तो ये सोच के निकले थे गर्लफ्रेंड बनानी है, या एक लड़की जब घर से निकली थी बॉयफ्रेंड बनाने के लिए निकली थी? आप करियर बनाने के निकले थे, आप अचीवमेंट्स के लिए निकले थे, आप अपना घर बदलने के लिए निकले थे, आप पीढ़ियां बदलने के लिए निकले थे, आप सक्सेस के लिए निकले थे। आपको अब आपको क्या लग रहा है ये मेरा गोल है? मैं एक किस्सा मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत सुनाता हूँ। हमने अपने गोल, एक्चुअली क्या होता है हम रास्ते में गोल ही भूल जाते हैं, अपना मेन गोल क्या था, हम चीनी के चक्कर में पड़ जाएंगे। करेक्ट। एक लड़का बड़ा रो रहा था भूख के मारे, छोटा बच्चा था 4-5 साल का, भूख के मारे जी निकल रहा था, बहुत तेज रो रहा था। अब उसके पिता को बेइज्जती महसूस हो, भाई पिता है घर पे, शराबी कबाबी पिता है जी। अब वो बच्चा भूख के मारे रोया जाए और इतनी देर में तो पड़ोसी आ जाएंगे, थोड़ी बहुत देर में। तो पड़ोसी पूछेंगे बच्चा क्यों रो रहा है, तो क्या बाप ये कहे कि मैं इसके लिए कमा के नहीं ला पा रहा, मैं इसको भूखे के मारे रो रहा है? तो बाप करना काम कुछ है नहीं बाप को। उसने देखा कि पड़ोसी आ रहे हैं जी। तो उसने क्या करा, उस बच्चे को उठा के अलमारी के ऊपर बैठा दिया। बच्चा और जोर से रोए, उतारो 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 उतारो। और जैसे ही पड़ोसी आए, पड़ोसी ने बच्चे से पूछा क्यों रो रहा है? हम बोले मुझे नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगा। बाप ने उठा के नीचे उतार दिया, बच्चा चुप हो गया, पड़ोसी भी वापस चले गए। अब पड़ोसियों को लग रहा है ये तो नीचे उतरने के लिए रो रहा था, अब अलमारी पे बैठाने में तो बेइज्जती है नहीं। इसमें तो बाप की कोई ऐसी बेइज्जती तो होनी नहीं कि तू बच्चे को खाना भी नहीं खिला पा रहा। तो बाप ने गोल ही बदल दिया बच्चे का। पहले बच्चे का गोल रोटी था, अब बच्चे का गोल है अलमारी से नीचे उतरना। एक्चुअली हम लोगों ने अपने गोल ही बदल लिए सुविधानुसार। मैं तो कई बार कहता हूँ कि हम तो गोल भी सुविधानुसार बनाते हैं, नमक स्वाद अनुसार होता है ना, ऐसे हम लोगों के गोल सुविधानुसार होते हैं। हम घर से निकले थे एक बड़े अचीवमेंट के लिए,
एक लड़की अपने गांव से निकली, घर से निकली कि अपने परिवार की स्थिति बदल दूंगी, पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति। एक लड़का एक गांव से निकला, बिहार के, गोरखपुर के, यूपी के किसी गांव से, छोटे से गांव से, चिरौड़ी से एक लड़का निकला और उसने लगा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। बाद में आके वो यही भूल गया कि मेरा गोल कुछ और था। वो इसी को गोल समझ के बैठा है कि मोबाइल चला लिया, रील देख ली, वो इनके साथ गप्पे मार लिए, लड़की के साथ फोटो खिंच गए, लड़के के साथ फोटो, वो ही नहीं गोल मान के बैठा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि हर दूसरे तीसरे दिन कुछ मत करिए, किताबें, रिसाले ना, अखबार पढ़ना, मगर इस दिल को हर रोज एक बार पढ़ना। हर दूसरे तीसरे दिन अपने आप से पूछ लो कि मैं इस गोल के लिए घर से निकली थी क्या, मैं इस गोल के लिए घर से निकला था क्या। वो सेल्फ असेसमेंट की जो हम बात कर रहे थे, आप तो वो डायरी वाली बात जो मैंने कही थी, वो मुझे इतना बड़ा टूल लगता है। आप तो सिर्फ शाम को उस डायरी में, अच्छा डायरी लिखने के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो डायरी राइटिंग होती है वो नहीं करनी, कि आज मैंने ये खाया ये नहीं कह रहा हूं मैं। आपको तो बस ये पूछिएगा अपने गोल की तरफ पहुंचने के लिए आज मैंने प्रोडक्टिव क्या किया, वो लिख लो आप। 4 दिन बाद आपको शर्म आ जाएगी जब आप उसमें लिखेंगे ना 8 घंटे मैंने रील देखी। तो सेल्स में अगर स्पेशली है, जैसे आप कह रहे हो सेल्स वाले, तो फिर वो ये सवाल पूछना बंद कर देंगे, मेरा फ्लैट तो बिकते ही नहीं मैम, मैं क्यों नहीं कमा पा रहा। आपको कुछ नहीं करना, उसकी डायरी उसी को दिखा देनी है, ले बेटा इसलिए नहीं कमा पा रहा, बात खत्म हो गई। परफेक्ट परफेक्ट। सर आप ना डीटीटी फॉर्मूला क्या है इसके बारे में बहुत बात करते हैं, आपके डीटीटी एक फॉर्मूला है। अच्छा ओके ओके ओके, डिफाइन द टाइम। एक्चुअली डीटीटी का मतलब होता है डिफाइन द टाइम, डिक्लेयर द टाइम। मैंने एक बहुत अच्छी टाइम पर एक थ्योरी पढ़ी थी मैम, टाइम पर एक बड़ा अच्छा टूल पढ़ा था कि टाइम जो है वो पानी की तरह है जी। उन्होंने ये कहा आप आधा गिलास पानी लो, तो अब आप इसको क्या बोल रहे हो, आधा गिलास। कितना सा हुआ आधा गिलास, इतने से स्फेयर में आ गया, इतने से स्फेयर में। बोले एक परात लो, इसी आधे गिलास पानी को परात में डाल दो, अब ये पूरी परात को घेर लेगा। पानी जो इतनी सी जगह में आ सकता था, अब वही पानी ने कितनी जगह ले ली, इतनी जगह ले ली। वो ये कहते हैं ऐसे ही आपका काम है, जितना टाइम आप उसको असाइन कर दोगे उतने ही टाइम में पूरा हो जाएगा। आप ये बोलो कि मैं 1 साल में 10 फ्लैट बेचूंगी, 100 फ्लैट बेचूंगी, अब ये जो 10 और 100 फ्लैट है ना, अब ये बिकेंगे ही 1 साल में, अपने आप ही वो फैल जाएंगे कि 1 साल तक फैल जाए। आप ये बोल दो 2 महीने में बेचूंगी, अब ये 2 महीने में से बट जाएंगे। तो डिफाइन द टाइम का मतलब ये होता है, मैं ये कहता हूँ पर्टिकुलरली, ये मैंने ओवर थिंकिंग के ऊपर टूल बनाया था बेसिकली तो, और जिसमें मैंने ये कहा था कि आप एक नियम बना लो, जिन लोगों को ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम है वो बस एक स्टेटमेंट दे दें अपने आप को, मुझे सही डिसीजन नहीं चाहिए, मुझे सही गलत से कोई लेना देना नहीं है, मेरी प्रायोरिटी है क्या मैं 2 मिनट में डिसीजन ले पाए, बस। बड़े बड़े डिसीजन की बात, शादी के डिसीजन की बात तो मैं नहीं कर रहा। आपको ये सोचना है मैं सूट पहनूं या कुर्ता पजामे पहनूं, या मैं वाइन कलर का जैकेट पहनूं या ब्लैक कलर की, इसमें 15 मिनट मत लगाइए। ऐसा तो है नहीं कि वाइन की पहन ली तो वो बर्बाद हो जाएंगे और ब्लैक की पहन ली तो करियर खत्म हो जाए, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आप ऐसे डिसीजंस को अलॉट करना शुरू करिए टाइम। आप टाइम देखकर बोलिए 2 मिनट में फाइनल कर दूंगी डिसीजन, चाहे सही हो या गलत हो, कट। दूसरे मिनट में जब 2 मिनट खत्म हो रहे, वाइन खत्म, वाइन पहन लो, बात खत्म हो गई। करेक्ट। दोस्त को कॉल करूं या ना करूं, अरे यार वही क्या सोचेगा, नहीं, 2 मिनट बाद डिसीजन लेना, करना, हाँ करना है, उठा के कॉल कर दो, नहीं करना कट मार दो, नहीं करना। जब आप डीटीटी शुरू करेंगे तो आप देखेंगे जो 1-1 घंटा 15-15 मिनट जिन चीजों के बारे में आप सोच, एक्चुअली आपको मालूम है सोचने में धीरे धीरे मजा आने लगता है। दुनिया का सबसे मजेदार काम है सोचना। ये जो ओवर थिंकिंग है ना, एक्चुअली आप कहते हो इसमें डर लगता है, मैं कहता हूँ इसमें मजा आता है एक्चुअली। चाहे वो डर के ही आता हो मजा, पर इसमें क्या आता है, मजा आने लगता है। तो सबसे पहले आप इस मजे को कम करो। आपने कहा 2 मिनट, फिर अगली बार से 1 सप्ताह ऐसा करो, 10 दिन ऐसा करो, फिर 1 मिनट, फिर 30 सेकंड, फिर आप देखेंगे। अच्छा अब आप कहेंगे सर इससे बड़े डिसीजंस का क्या फायदा होगा। एक कमाल का 13-14 साल पहले एक कमाल का उदाहरण है, कितना कनेक्ट करेंगे मुझे नहीं मालूम। एक टर्म होती है मैम ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी बोलते हैं हैंड राइटिंग देख जो एक्सपर्ट होते हैं। ऋषि सर थे, मुझे इंदौर में मिले थे, उन्होंने कमाल का एग्जाम्पल दिया। बोले सर ग्राफोलॉजी से मुझे समझ में आया एक बच्ची है और उसका फोकस नहीं है। नहीं, ग्राफोलॉजी से उन्हें समझ में आया तो उन्हें उसकी काउंसलिंग करनी थी, इंप्रूवमेंट देना था, तो उनके घर गए। तो ऐसे डिस्कशन चलता रहा, फोकस नहीं है, फोकस नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा इसे रिचा शायद नाम था, मुझे नाम नहीं उस बच्ची का याद। बोले इसके वो लाइएगा शूज या उसके सैंडल्स। तो घर वालों को लगा इससे क्या लेना देना, बोले लाइए तो सही। तो उसके 3-4 जोड़ी जो भी रहे होंगे तो वो ले आए।
उन्होंने देखा उसमें एक भी हील की सैंडल नहीं थी, एक भी हील की चप्पल नहीं थी। तो बोले कुछ मत करिए, एक काम करो, इसको 2 हील की सैंडल ला दो और अगले 15-20 दिन ये हील की ही सैंडल पहनेगी, चाहे ये घर रहे या बाहर जाए या स्कूल जाए या कॉलेज जाए, मतलब कहीं भी जाए, पर ये घर वालों को ये समझ में नहीं आ रहा यार, ये क्या इसका सॉल्यूशन है फोकस का, ये क्या सॉल्यूशन हुआ। 15-20 दिन बाद उनके घर वालों का फोन आया कि जी अब तो ये पढ़ाई में भी इसका फोकस और ये बड़ी फोकस्ड हो गई है पहले से ज्यादा। ऐसा नहीं बिल्कुल। बोले पर ये बताओ ये है क्या मामला। तो उन्होंने बताया कि जब मैंने इसके शूज और सैंडल्स चेक किए तो मैंने देखा एक भी हील की सैंडल नहीं है। तो मैंने इसको सॉल्यूशन प्रैक्टिकल दिया कि जब ये हील की सैंडल पे लड़की चलेगी जो 16-17 साल की, आज तक हील की सैंडल पे नहीं चली, तो इसको पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन कहाँ रखना पड़ेगा अपना, चलने पर, चलने पे, देख देख के इसको देख देख के चलना पड़ेगा। और बोले अगर इसका फोकस हील पर डेवलप हो जाए तो ये जो फोकस है केवल हील पे थोड़ी, हील पे डेवलप थोड़ी हुआ है, डेवलप कहाँ हुआ है, ब्रेन में। तो इसका ब्रेन अब फोकस होना सीख गया। अब जब ये पढ़ने बैठेगी तो भी क्या हो गया, फोकस वहां भी आना शुरू कर देगा। तो मैं कह रहा हूं जब आप डीटीटी की प्रैक्टिस करेंगे तो जब आप 2 मिनट के 15 मिनट को 2 मिनट पे ला सकते हैं, 2 मिनट को 1 मिनट पे, 1 मिनट को 30 सेकंड पे, तो फिर डिसीजन छोटा हो या बड़ा हो, आपको आदत किस चीज की पड़ गई, जल्दी डिसीजन लेने की। लास्ट इसको कंक्लूड करने से पहले एक एग्जांपल देता हूँ पूनम मैम। हैबिट, मैंने शुरू में कहा था कि हैबिट कितनी बड़ी चीज है। मैंने कहा था मोटिवेशन से डिसिप्लिन आता है, डिसिप्लिन उसमें बदलता है हैबिट से। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पावर ऑफ हैबिट्स पे, वन ऑफ माय फेवरेट एग्जांपल। एक साधु महाराज एक गांव में पहुंचे, गांव में बाबा ने आवाज लगाई, बेटा खाने को कुछ दो। पावर ऑफ हैबिट्स। आप हैबिट किस चीज की डेवलप कर रहे हैं, वो जो उन्होंने हैबिट डेवलप करी थी फोकस होने की करी थी, और हैबिट की ताकत बताता हूँ। तो एक बाबा साधु गाँव में पहुंचे और आवाज लगाई, बेटा खाने के लिए कुछ दो। अंदर से आवाज आई लड़के की, बाबा आज घर पे कोई है नहीं, खाना कुछ बना नहीं, तो खाने के लिए कुछ है नहीं। बाबा बोले अच्छा बेटा बाहर तो आ। लड़का बोले बाबा मैं बाहर आके क्या करूंगा, जब है ही नहीं सच में खाने के लिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, खाने के लिए है ही नहीं कुछ भी, देने के लिए है ही नहीं कुछ। बोले बेटा बाहर तो आ। अरे बोले बाबा है ही नहीं कुछ तो मैं बाहर आके क्या, अरे बेटा बाहर तो आ। लड़का झल्लाता हुआ गुस्से में बाहर आया और बाबा से बोला बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, घर पे कुछ नहीं है खाने के लिए, कोई नहीं आज, मैं क्या दूं। तो कच्चे मकान हुआ करते थे जी। बाबा बोले कोई बात नहीं बेटा, एक काम कर, ये मिट्टी उठा के दे दे आंगन में से। हम लड़के से दिमाग खराब क्या यार, कैसी अजीब बात कर रहे हैं, मिट्टी का क्या करेंगे ये। क्या उसने एक मुट्ठी मिट्टी, पावर ऑफ हैबिट्स, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट एग्जांपल में, उसने वो मुट्ठी मिट्टी उठा कर दे दी जी। साधु लेकर चल दिए। 10-20 मीटर चले थे, साधु के जो शिष्य थे उनका दिमाग खराब, जो उनके साथ थे। उन्होंने थोड़ी दूर चलते गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या है ये, आपने उस लड़के से मिट्टी क्यों ली। साधु का जवाब सुनिए पूनम मैम। साधु महाराज बोले बेटा मैंने आज उस लड़के को देने की आदत डाल दी, आज इसने एक मुट्ठी मिट्टी दी है, कल को घर में रोटी होगी तो रोटी भी देगा, पर अगर आज ये अंदर बैठा बैठा मना कर जाए तो इसको आदत किस चीज की पड़ी थी, मना करने की। कल को घर में रोटी होती तब भी ये क्या करता। मैं सेल्स वाले लोगों से बोलता हूँ कि ये मत सोचना कि आज कोई डील नहीं है, आज कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है, आज कोई क्लाइंट नहीं है तो ऑफिस ही ना जाऊं, या आज फील्ड में ही नहीं जाऊं, क्योंकि अगर तुम 4 दिन ऑफिस पे रह गए तो तुम्हें आदत पड़ गई ऑफिस पे रहने की। करेक्ट। तुम तो बाहर निकल जाओ, आदत डाल दो पैरों को कि घर से तो निकलना ही है। आज तुम खामाखा निकल रहे हो, कल तुम खामाखा निकल रहे हो, परसों क्लाइंट के लिए निकलोगे। पर अगर तुम घर बैठे रह गए, ऑफिस में बैठे रह गए, मैंने 3-4 साल पहले, 6-7 साल पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप चाहते हैं कि शाम को आपके दोनों हाथ पैसे लेकर घर आए तो रोज अपने दोनों पैरों से बोलिए घर से बाहर जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे दोनों पैर तो घर पे पड़े रहेंगे और हाथ पैसे लेके आ जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो आदत के आप किस चीज के डाल रहे हैं, तो वो डीटीटी था जी। सर चलते चलते हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहिए। ये मैसेज में चलते चलते जी, चलते रहिएगा। एक्शन मोड में जितना आप बना रहेंगे, जितनी आप आदतें डेवलप करते रहेंगे एक्शन की, वो आपको जिंदगी में बहुत चलने पर। मुझे एक वैसे ही याद आ गया, अलग टॉपिक है वैसे तो किसी ने मुझसे बोला और मैंने किसी से पूछा क्या हाल है, बोले भाई बस चल रहा है खाना। मैंने कहा चल तो नहीं रहा यार, छोट बहुत है। नहीं भैया ना मतलब, मैंने यार मैं पिछली बार तुम्हारे घर आया था कब भी 100 गज में ही था, अब भी 100 गज में है। अगर ये चल रहा होता तो 200 गज में हो गया होता। मैं पिछली बार आया था तब भी 1 मंजिल का घर था, आज आया हूँ तब भी 1 मंजिल का घर है। अगर ये चल रहा होता तो 2 मंजिल का हो गया होता। मेरा मैसेज देखिए, मैं यहाँ किसी को ये नहीं कहना भाई, मेरा पॉइंट ही बस ये है कि अपने आप से सिर्फ इतने पूछिए, इतना पूछिए क्या मैं ग्रो कर रहा हूँ,
क्या मैं चल रहा हूँ? और अगर आप चल रहे हैं तो फिर मेरा चयनौती के साथ मैं गारंटी देता हूँ कि भटक भटक कर ही सही मंजिल तो मिल ही जाएगी, और गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो घर से नहीं निकला, असली भटका हुआ तो वो है। जो भटक रहा है वो भटका हुआ नहीं है। क्यों? वो तो किसी से पूछ के, पाछ के, टकरा के कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा। असली गुमराह वो है जो अभी घर से ही नहीं निकला। तो आपके ही पॉइंट को मैं कहूंगा, दोस्तों चलते रहिएगा। परफेक्ट परफेक्ट। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं दिल से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ ये मौका देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।